वेलकम टू इंडिया अनफिल्टर्ड। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ना अपने बच्चे को विदेश भेजना सिर्फ कोई एजुकेशनल ट्रिप नहीं होता। ये सालों की सेविंग्स, बेहिसाब प्रेशर और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीदों का एक बहुत भारी बोझ होता है। बिल्कुल। और एक ऐसा बोझ जिसे हर कोई खुशी खुशी उठाना चाहता है। हाँ, क्योंकि सबको लगता है कि वहाँ एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस डीप डाइव में, या कह लें इस गहरे विश्लेषण में, हम इसी ग्लोबल माइग्रेशन और स्टडी अब्रॉड के डेटा को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास 2026 और 27 के बहुत ही क्रूशल डेटा पॉइंट्स हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। एकदम नहीं। हम नीति आयोग के पेपर्स, MEA यानी विदेश मंत्रालय का ताज़ा डेटा और PLFS 2025 के रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मिशन बस ये समझना है कि आखिर क्यों लाखों भारतीय छात्र अपना देश छोड़ने की इस दौड़ में शामिल हैं। और वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में इमिग्रेशन के नियम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मतलब जो डेटा हम आज डिस्कस करेंगे ना, वो उस इंस्टाग्राम रियलिटी से बहुत अलग है जो अक्सर लोगों को बेची जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखो, हमारा मकसद यहाँ किसी को गलत ठहराना या किसी देश की पॉलिसी को जज करना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ डेटा के आधार पर उस गणित को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो एक आम भारतीय छात्र के फैसले को आज ड्राइव कर रही है। हाँ, क्योंकि ये फैसले प्योरली इकोनॉमिक फोर्सेस पर टिके हैं, किसी इमोशन पर नहीं। राइट। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जो इस पूरी कहानी की जड़ है, मतलब हमारा अपना जॉब मार्केट। सोर्सेज में जो पहला बड़ा डेटा पॉइंट है वो PLFS 2025 की रिपोर्ट है, और इसमें एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स है। वो बेरोजगारी दर वाला आंकड़ा। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि भारत में ओवरऑल बेरोजगारी दर सिर्फ 3.1% है। अब अगर कोई बस ये हेडलाइन पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि यार सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है। 3.1% तो एक बहुत ही हेल्दी इकोनॉमी का साइन है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप इसे एजुकेशन के लेवल पे ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो ग्रेजुएट्स के लिए यही बेरोजगारी दर 11.2% हो जाती है। और 15 से 29 साल के युवाओं के लिए 9.9% है। मतलब ये तो हद ही है। सिस्टम आपसे कह रहा है कि आप जितनी ज्यादा हायर एजुकेशन लेंगे, आपके बेरोजगार रहने का रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा। ये कैसा स्ट्रक्चरल मिसमैच है? देखिए, इस मिसमैच के पीछे की इकोनॉमिक्स बहुत दिलचस्प है। वो जो 3.1% का ओवरऑल आंकड़ा है ना, वो इसलिए कम है क्योंकि उसमें हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चर और वो दिहाड़ी मजदूरी वाले काम भी शामिल हैं। अच्छा, तो वो पूरा चंक वहां कवर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम उस युवा की बात करते हैं जिसने अपनी डिग्री पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, तो वो जाहिर है इनफॉर्मल सेक्टर में तो जाएगा नहीं। हाँ, उसे तो एक प्रॉपर फॉर्मल सैलरीड जॉब चाहिए ना, वाइट कॉलर जॉब। वही तो। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ग्रोथ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स से आ रही है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स से नहीं। मतलब पैसा पैसे को बना रहा है, लेकिन नौकरियां नहीं बन रही। हाँ, आप कह सकते हैं GDP बढ़ रही है, लेकिन वो उसी स्पीड से वो हाई क्वालिटी वाइट कॉलर नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही हैं जिस स्पीड से हमारी यूनिवर्सिटीज हर साल लाखों डिग्री होल्डर्स को मार्केट में उतार रही हैं। ये तो वैसा ही हुआ ना कि मतलब आपने एक मैराथन के लिए सालों ट्रेनिंग की, खूब पसीना बहाया, और जब आप फिनिश लाइन पर पहुंचे तो पता चला कि किसी ने ट्रैक ही आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। और इसी वजह से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसे सोर्सेज वेट एंड सी अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं। हाँ, मैंने ये पढ़ा, वेट एंड सी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद लोग बस थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। नहीं, ये कोई टेम्पररी ब्रेक नहीं है। ये एक सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर बन चुका है। युवा अब कोई भी एंट्री लेवल या अपनी डिग्री से कमतर जॉब करने के बजाय घर बैठना और एक फिटिंग जॉब का इंतजार करना ज्यादा लॉजिकल समझते हैं। क्योंकि वो मिडिल क्लास स्टिग्मा भी तो होता है। मोहल्ले वाले पूछेंगे कि अरे इतनी पढ़ाई करके आखिर में यही 10-15 हज़ार की नौकरी मिली। हाँ, वो सोशल प्रेशर बहुत रियल है, और इस आग में घी डालने का काम करता है ग्लोबल वेज आर्बिट्राज। वो वेज डिफरेंस ना, जो सैलरी का अंतर होता है। एग्जैक्टली। जब एक इंडियन फ्रेशर देखता है कि यहाँ किसी टेक या इंजीनियरिंग रोल के लिए उसे सालाना 10,000 से $25,000 के बराबर की सैलरी मिल रही है, जबकि अमेरिका में उसी सेम स्किल सेट के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1,10,000 से $1,39,000 तक कमा रहा है। बाप रे, जमीन आसमान का फर्क है। तो उसका पूरा रिस्क कैलकुलेशन ही बदल जाता है। इंटरनेशनल्स के सर्वे का वो डेटा याद है जहां 59% भारतीय कहते हैं कि वो अपने करियर के लिए विदेश चाहते हैं। हाँ, 59%। हाँ। ये बहुत बड़ा नंबर है।
तो ये कोई हवाई डिसीजन नहीं है, ये एक प्योर मैथमेटिकल डिसीजन है। राइट। जब आपके पास घर पर एक स्टैग्नेंट एंट्री लेवल मार्केट हो और बाहर एक मैसिव करेंसी मल्टीप्लायर काम कर रहा हो, तो लोग वो रिस्क लेना चाहेंगे। लेकिन एक बहुत अजीब चीज है यहाँ, जो युवा भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट को लेकर शर्म महसूस करते हैं, वही लोग बाहर जाकर सर्वाइवल के लिए रेस्टोरेंट्स या पेट्रोल पंप पर खुशी खुशी काम कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ डॉलर या पाउंड का वो चार्म है ना। हाँ। जब आप उसे वापस रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो वो स्टिग्मा अचानक से एक सक्सेस स्टोरी लगने लगता है। राइट। लेकिन यहीं से इस डेटा स्टैक का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हिस्सा शुरू होता है। मतलब अगर बाहर इतना ही सुनहरा भविष्य है तो उसकी कोई कीमत भी तो होगी ना। बिल्कुल, और वो कीमत हम एजुकेशन लोन्स के रूप में देख रहे हैं। हाँ, 2024 की डेटा के हिसाब से एजुकेशन लोन्स का डिसबर्सल सीधा 50% जंप कर गया है। 50%? हाँ। सिर्फ एक साल में? हाँ, लगभग 23,576 करोड़ रुपए बांटे गए हैं सिर्फ एक साल में। और आरबीआई का डेटा दिखा रहा है कि टोटल आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 96,847 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें एसबीआई का हिस्सा शायद 47% है। राइट। बिल्कुल। मतलब परिवार अपना घर, अपनी जमीन, अपनी सारी रिटायरमेंट सेविंग्स सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। और ये सब पता है क्यों हो रहा है? उस बूम वाले नैरेटिव की वजह से जो उन्हें लगातार बेचा जा रहा है। वो हेडलाइंस। एग्जैक्टली। आप कोई भी अखबार उठा लो, एक हेडलाइन चीख चीख कर कह रही होती है विदेशों में भारतीय छात्रों की संख्या ने तोड़े रिकॉर्ड, 1.88 मिलियन छात्र बाहर हैं। हाँ, 1.88 मिलियन, लगभग 19 लाख बच्चे। अब जब एक आम परिवार ये नंबर देखता है तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा कि भाई एक बहुत बड़ी लहर चल रही है, अगर हमने अपने बच्चे को नहीं भेजा तो वो तो जिंदगी में पीछे छूट जाएगा। बस यही वो इल्यूजन है। लेकिन जब हम एमईए के इस 1.88 मिलियन वाले डेटा को थोड़ा ध्यान से फिल्टर करते हैं ना, तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। और ये पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत शॉकिंग लगा। मतलब जब मैंने पढ़ा कि इस 1.88 मिलियन में से लगभग 6.28 लाख तो स्कूल लेवल के बच्चे हैं। हाँ, वो हायर एजुकेशन के लिए गए ही नहीं है। वही तो। ये तो उन भारतीय एक्सपर्ट्स के बच्चे हैं जो खाड़ी देशों में या कहीं और सालों से काम कर रहे हैं। उनका स्टडी अब्रॉड वाले ट्रेंड से कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल। इस नंबर को एक स्टडी अब्रॉड बूम की तरह पेश करना ना बहुत ही मिसलीडिंग है। तो फिर एक्चुअल डेटा क्या कहता है? अगर हम एक्सपैट बच्चों को हटा दें और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले छात्रों के एक्चुअल एनरोलमेंट नंबर्स को देखें तो 2025 में ये संख्या बढ़ने के बजाय उल्टी 5.7% गिरी है। 5.7% की गिरावट? हाँ, लगभग 76,000 छात्र कम हुए हैं। पिछले 3 सालों में ये पहली बार है जब इतनी बड़ी गिरावट आई है। और सिर्फ ओवरऑल नहीं, अगर हम कंट्री वाइज देखें तो अमेरिका में इंडियन प्रेफरेंस 13% गिरा है, यूके में 28% और कनाडा में, मतलब कनाडा में तो ये गिरावट 41% है। 41% एक मैसिव नंबर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और अचानक से आपका कस्टमर बेस 41% कम हो जाए तो आप तो कहेंगे ना कि मार्केट में रिसेशन आ गया है। हाँ, हमारे सोर्सेज इसे मिडिल क्लास के लिए हिडन रिसेशन ही कह रहे हैं। और इसका असर सिर्फ यूनिवर्सिटीज पर नहीं पड़ रहा, हमारे देश के फॉरेक्स आउटफ्लो पर भी दिख रहा है। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ सालों से जो एजुकेशन रेमिटेंसेस बाहर जा रहे थे, मतलब जो पैसा पेरेंट्स यहाँ से बाहर भेजते हैं फीस और रहने के खर्च के लिए, वो करीब 17 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास था। राइट। हाँ, लेकिन 2025 के आखिरी महीनों में इन रेमिटेंसेस में अचानक 24% की गिरावट आई है। ओहो, मतलब लोग अब पैसा भेजने से डर रहे हैं। डर नहीं, मैं कहूंगी लोग अब सतर्क हो गए हैं, कॉशियस हो गए हैं। वो जो 96,000 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो है ना, अब लोगों को उसका असली रिस्क समझ आ रहा है। हाँ, उन्हें दिख रहा है कि सिर्फ लोन लेकर विदेश चले जाने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कोई गारंटी नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया इन बिग 4 देशों में? मतलब अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ऐसा क्या हो गया कि लोग अचानक वहां जाने से पीछे हटने लगे हैं? हमारे नोट्स इसे एक बहुत ही सटीक नाम देते हैं, अफोर्डेबिलिटी वॉल। हाँ, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना अब आम इंसान के बस की बात नहीं रही। जब मैं वो रेंट टू इनकम रेशियो का डेटा पढ़ रहा था ना, सच बताऊं मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो लंदन वाला डेटा? हाँ, लंदन में एक आम छात्र अपने अलाउड पार्ट टाइम जॉब से जो भी कमाता है उसका 236% सिर्फ उसके रेंट में चला जाता है। मतलब सरवाइव करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। और टोरंटो में ये 108% है। इस गणित को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। 236% रेंट टू इनकम रेशियो का मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट अपनी सारी लीगल शिफ्ट्स कर ले और अपनी एक एक पाई बचा ले
तब भी वो अपने कमरे का आधा किराया भी नहीं चुका सकता। खाना, ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सिटी की फीस, ये सब तो आप भूल ही जाइए। ये तो ऐसा हो गया कि आपको एक लग्जूरियस क्रूज का टिकट बेचा जाए और वहां पहुंचकर आपको पता चले कि सोने के लिए आपको शिफ्ट में एक बिस्तर मिलेगा और किराया चुकाने के लिए आपको क्रूज के डेक पर झाड़ू लगानी पड़ेगी। और वो भी तब जब डेक साफ करने से भी आपका किराया पूरा ना हो। राइट। और जब कोई चीज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाती है ना, तो लोग जुगाड़ निकालते हैं। यहीं से वो भयानक स्कैम्स और क्राइसिस शुरू होते हैं जो हमने सोर्सेज में पढ़े। आप हॉट बेडिंग की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब मैंने जब पहली बार पढ़ा मुझे लगा ये कोई मजाक है। नहीं, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हॉट बेडिंग कोई अर्बन लेजेंड नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है जहां छात्र अब पूरा कमरा नहीं बल्कि एक बेड को शिफ्ट्स में किराए पर ले रहे हैं। मतलब एक स्टूडेंट दिन में सोता है क्योंकि उसकी रात की शिफ्ट है, और दूसरा स्टूडेंट उसी सेम बिस्तर पर रात में सोता है। हाँ, और कुछ जगहों पर तो एवरेज रेंट 2 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया है। 2 लाख रुपए सिर्फ एक कमरे के लिए। ये तो कैब वाली सर्च प्राइसिंग हो गई यार। जब डिमांड ज्यादा है तो सिस्टम आपको प्राइस आउट कर देता है। बिल्कुल। इन देशों में ना एक बहुत गहरा हाउसिंग क्राइसिस पैदा हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्पीड से तो बना नहीं जिस स्पीड से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां भर लिए गए। और जब लोकल पॉपुलेशन के लिए घर महंगे होने लगे तो वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गर्मा गई। सरकारें मजबूर हो गई अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को रिवर्स करने के लिए। और वो रिवर्सल हमें साफ दिख रहा है। मतलब कनाडा का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने अपनी GIC मतलब गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को सीधा 129% बढ़ा दिया। हाँ, अब ये 22,895 कैनेडियन डॉलर हो गई है। मतलब एक छात्र को अब शुरू में ही करीब 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपफ्रंट कॉस्ट दिखानी पड़ेगी। जी हाँ, ये सीधे सीधे उस अफोर्डेबिलिटी वॉल को और ऊंचा करने वाली बात है। और बात सिर्फ पैसे की भी नहीं है। अगस्त 2025 में कनाडा ने लगभग 74 से 80% भारतीय स्टडी परमिट्स को सिरे से रिजेक्ट कर दिया। मतलब उन्होंने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। और यही ट्रेंड हमें यूके और अमेरिका में भी दिख रहा है। यूके ने तो डिपेंडेंट वीजा ही बैन कर दिया ना। हाँ, मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए। इससे उन प्रोफेशनल्स का पूरा प्लान चौपट हो गया जो 30-35 साल की उम्र में अपनी फैमिली के साथ जाकर खुद को अपस्किल करना चाहते थे। और अमेरिका में OPT वीजा को लेकर तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। बिल्कुल। तो ये जो सारा गणित है जहां पार्ट टाइम लीगल काम से रेंट तक नहीं निकल रहा और वीजा पॉलिसीज इतनी सख्त हो रही हैं, यहीं से वो ब्लाइंड माइग्रेशन वाला फेज आखिरकार खत्म हो रहा है। तो इन सब फैक्ट्स को सुनकर तो कोई भी यही सोचेगा कि बस गेम ओवर, भारतीय छात्रों ने अब विदेश जाने का सपना छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। हमारे सोर्सेज एक बहुत ही अलग और सरप्राइजिंग कहानी बताते हैं। लोग रुके नहीं हैं, उन्होंने बस अपना रास्ता बदल लिया है। और इसी रास्ते बदलने को डेटा में द ग्रेट रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। द ग्रेट रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये आज की इस पूरी बातचीत का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि आज का इंडियन स्टूडेंट कितना स्मार्ट हो गया है। पहले लोग सिर्फ ब्रांड नेम के पीछे भागते थे कि बस अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है। हाँ, मोहल्ले में भौकाल टाइट करना है। बिल्कुल। लेकिन अब फोकस ब्रांड नेम से हटकर ROI पर आ गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आज का छात्र एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह सोच रहा है। वो स्प्रेडशीट बनाकर यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट कर रहा है। एग्जैक्टली। और इस यूनिट इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा विनर बनकर उभरा है जर्मनी। द जर्मनी पिवट। हाँ, अगर हम जर्मनी के नंबर्स को लंदन या टोरंटो से कंपेयर करें ना, तो फर्क साफ दिखता है। जर्मनी में रेंट टू वेज रेशियो सिर्फ 73% है। मतलब वहां रेंट देने के बाद भी पैसा बच रहा है। बिल्कुल। वहां ट्यूशन फीस लगभग ना के बराबर है। और सबसे बड़ी बात, पार्ट टाइम काम और अपने बेसिक खर्चे निकालने के बाद भी एक एवरेज स्टूडेंट के पास महीने के आखिर में लगभग 140 यूरो की बचत यानी एक सरप्लस बच रहा है। वाह! जहां लंदन में सर्वाइवल इम्पॉसिबल था, वहां जर्मनी में बच्चा पैसे सेव कर पा रहा है। और जर्मनी भी तो उन्हें वेलकम कर रहा है ना। उन्होंने भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए अपने वीजा का कोटा 20,000 से बढ़ाकर सीधा 90,000 कर दिया है। 90,000? सीधा 4.5 गुना। हाँ, क्योंकि यूरोप के कई देश इस वक्त युवाओं और टैलेंट की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें पता है कि इमिग्रेशन को अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से मैनेज किया जाए तो वो उनके लिए फायदेमंद है। और सिर्फ जर्मनी ही नहीं यार, डेटा बताता है कि उज़्बेकिस्तान में भारतीय छात्रों की संख्या में 54% की ग्रोथ हुई है। उज़्बेकिस्तान, रूस, जॉर्जिया, ये सब अब नए हब बन रहे हैं। हाँ, मेडिकल और स्टेम कोर्सेज के लिए। इसके पीछे का लॉजिक भी वही अफोर्डेबिलिटी है ना। छात्रों को समझ आ गया है कि ग्लोबल डिग्री के लिए परिवार को दिवालिया करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि पुराने देश हार मानकर बैठ गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच अपनाई है। वो मैट्स वीजा प्रोग्राम, MATES। हाँ, मैट्स वीजा। ये प्रोग्राम रैंडम वॉल्यूम को नहीं बल्कि स्पेसिफिकली भारत के टॉप ग्रेजुएट्स को टारगेट करता है और उन्हें 2 साल के वर्क राइट्स देता है। मतलब वो भी अब क्रीम टैलेंट को ट्रैक करना चाहते हैं। हाँ, और इसके साथ ही भारत सरकार भी काफी एक्टिव हो गई है। वो MRQ यानी म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस जैसे पैक्ट साइन कर रही हैं। ताकि इन नए देशों से ली गई डिग्रियों को भारत में भी पूरी वैलिडिटी मिल सके। एग्जैक्टली। तो मतलब ये पूरी जो माइग्रेशन वेव है वो अब एक बहुत ही कैलकुलेटेड बिजनेस डिसीजन बन चुकी है। बिल्कुल। डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर और बाहर की अफोर्डेबिलिटी वॉल की दोहरी मार ने इस पूरी जनरेशन को बहुत प्रैक्टिकल बना दिया है। और आज के इस डीप डाइव ने ये एकदम साफ कर दिया है कि विदेश जाना अब कोई अंधी भेड़ चाल नहीं है। लोग सोच समझकर, डेटा देखकर फैसले ले रहे हैं। लेकिन क्या? इन सारे सोर्सेज और डेटा को डिस्कस करने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही जरूरी सवाल आ रहा है। बताइए। अगर हमारे देश के सबसे तेज दिमाग और हमारे मिडिल क्लास का वो हजारों करोड़ का कैपिटल जो अभी बाहर जा रहा है, अगर वो एजुकेशन को सिर्फ एक ROI कैलकुलेशन की तरह देख रहा है, तो क्या हमारा अपना डोमेस्टिक हायर एजुकेशन सिस्टम कभी इस ROI के लेवल पर उनसे मुकाबला कर पाएगा? ये बहुत गहरा सवाल है। और सोचिए, अगर ग्लोबल टैलेंट वॉर में भारतीय छात्र इतने ही वैल्यूएबल हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हमें ये देखने को मिलेगा कि बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटीज खुद भारत में अपने कैंपस खोल रही हैं? ताकि वो उस अफोर्डेबिलिटी वॉल को बाईपास कर सकें। एग्जैक्टली, ताकि वो इस ग्लोबल टैलेंट को उनके घर पर ही टैप कर सकें। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर मुझे लगता है सबको आगे चलकर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल, और शायद ये फ्यूचर का एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन सकता है। खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इस डेटा और इन सोर्सेज ने हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। हाँ, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था। तो नई रिसर्च और एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सीखते रहें और हर डेटा के पीछे की असली कहानी पर सवाल उठाते रहें।